हेलो दोस्तों, आप सबों का द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन में स्वागत है। आज हम लोग विश्व का भूगोल मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी का जितना भी मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ है, जो प्रीवियस ईयर है, जो बार बार रिपीट हुआ है, ऐसे प्रश्नों का कलेक्शन हम लोग ने किया है, संग्रह किया है और उस प्रश्न को हम आप लोगों के बीच पुनः लेकर आ रहे हैं। इसको हम लोग टेस्ट के माध्यम से लेकर आएंगे ताकि आपका यह कमांड हो जाए। और इस तरह से अभी आप फिलहाल द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल पे जुड़े हुए हैं और अभी आप बबलू सर से मुखातिब हैं। यदि मैं बात करूं तो ये आप लोगों का देखने को मिल सकता है, ये मेरे ऑफलाइन क्लासेस का पिक्चर है और आप लोगों के लिए जो है विश्व का भूगोल खंड ए में भारत का भूगोल था, खंड ए में भारत का भूगोल था और खंड बी जो है विश्व का भूगोल हो जाएगा, जो कि हम यहाँ से आप लोगों के लिए प्रश्न लेकर आए हैं। तो बिना समय को बर्बाद किए हम लोग सीधे प्रश्न को शुरू करते हैं और हम उम्मीद करेंगे आप लोग इस टेस्ट के स्कोरिंग में अच्छा स्कोर देंगे। कम से कम 100 प्रश्न में आप लोगों का 80 प्लस सही होना चाहिए। आइए लास्ट में अपने मैसेज में ज़रूर आप शेयर करें कि आपका कितना स्कोरिंग आया है और आप इस पे बताएं कमेंट बॉक्स में जाकर कि आपका 70 आया है कि 40 आया है कि 45 आया कि 55 आया, उसको शेयर करें आप। पहला प्रश्न है, महाविस्फोट सिद्धांत संबंधित है, तो यह जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला है, बिग बैंग थ्योरी निम्न के उद्भव की व्याख्या करता है, तो बिग बैंग थ्योरी ये तो सबको पता है, ब्रह्मांड के उत्पन्न की व्याख्या करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। कहता है मिल्की वे वर्गीकृत की गई है, तो मिल्की वे वर्गीकृत की गई है सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में, ऑप्शन अगर में है तो बिल्कुल आपका उत्तर सही है, सर्पिलाकार गैलेक्सी के रूप में। हमारी मिल्की वे के केंद्र की परिक्रमा करने में, मिल्की वे की केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लग जाता है? ये लगभग 25 करोड़ वर्ष लग जाता है। सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लग जाता है मिल्की वे को परिक्रमा करने में। अगला प्रश्न है, तारे का रंग सूचक है, तारे का जो रंग सूचक है ऑप्शन आपके सामने में है, याद रखेंगे उसकी ज्योति का या ताप का, उसकी ताप का हो जाएगा, याद रखना ताप के कारण तारे का रंग सूचक है, तो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा, उसके ताप के कारण ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो अपने दोस्तों में शेयर करें और लास्ट में आपने कितना स्कोरिंग किया उसे कमेंट में अपना कमेंट करें, इतना ध्यान रखें। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसको क्या कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। उसको क्या कहते हैं? उस सीमा को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। अगला प्रश्न है श्याम वीवर होता है, श्याम वीवर होता है, ऑप्शन प्रश्न है श्याम वीवर होता है। अगर आपने सिमट गया तारा अर्थात ऑप्शन डी मारा तो आपका उत्तर सही है। जब तारा सिमट जाता है तो उसको श्याम वीवर कहते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। तारों के कारण घटित आकाशीय परिघटना कौन सा है? बहुत अच्छा है। तो यह घटना जो है वो कृष्ण वीवर है, कृष्ण वीवर है, ऑप्शन बी हो जाएगा, कृष्ण वीवर ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो यह एस चंद्रशेखर ने किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा, एस चंद्रशेखर ने किया था। अगला प्रश्न है, ब्लैक होल जिसको कृष्ण छिद्र या अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के रेडिएशन को बाहर नहीं आने देता है, इस गुण का क्या कारण है? तो ब्लैक होल किसी भी प्रकार के रेडिएशन को बाहर आने नहीं देता है, इस गुण का क्या कारण है? इस गुण का क्या कारण है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस गुण का जो कारण है वो है बहुत उच्च घनत्व, बहुत उच्च घनत्व, बहुत उच्च घनत्व, बहुत उच्च घनत्व, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सुपरनोवा है, सुपरनोवा क्या है? एक मृतप्राय तारा है, एक मृतप्राय तारा है,
सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है, याद रखेंगे, एक मृतप्राय तारा है। ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 88 तारामंडल हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, बिल्कुल आपका उत्तर सही है। कौन सी खगोलीय वस्तु नहीं? ऑप्शन आपके सामने में है। तो कृष्ण मास्टर जो है वो खगोलीय वस्तु नहीं है, बाकी सभी का सभी खगोलीय वस्तु है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित ताराओं का समूह क्या कहलाता है? एक निश्चित आकृति में जो व्यवस्थित होता है उसको, एक निश्चित आकृति में जो व्यवस्थित होता है उसको क्या कहते हैं? उसको नक्षत्र कहते हैं, उसको नक्षत्र कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हबल अंतरिक्ष टेलीस्कोप ने पहली बार एक दूरस्थ तारे के सतह की छाया भेजी है। तारा का क्या नाम है? तारा का क्या नाम है? उसका नाम है बीटलग्यूस। ऑप्शन सी हो जाएगा, बीटलग्यूस। द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों में। और हम लोग 15वां प्रश्न का बीटलग्यूस हो जाएगा, बीटलग्यूस नाम है उस तारे का। अगला प्रश्न है, प्रकाश वर्ष है, ये तो दूरी का मात्रक है, याद रखेंगे, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। और अगला प्रश्न हम लोग लेके चलते हैं, यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षैतिज से लंबवत उठते देखता है तो वह अवस्थिति विषुवत रेखा पर, अर्थात विषुवत रेखा। ऑप्शन ए हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है, जिस तारामंडल की तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करता है वह है, ऑप्शन आपके सामने में है, उसको क्या कहते हैं? उसको सप्तऋषि कहते हैं, सप्तऋषि कहते हैं, सप्तऋषि। ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लेकिन उस प्रश्न से पहले मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं। भारत का भूगोल कंप्लीट करा दिया गया है द वर्ल्ड ऑफ कंपटीशन चैनल पर, जो है प्लेलिस्ट में आप जाके उसका प्लेलिस्ट देख सकते हैं। फिजिक्स पूरे कंप्लीट करा दिया गया है, केमिस्ट्री कंप्लीट करा दिया गया है, जीव विज्ञान कंप्लीट करा दिया गया है, पर्यावरण पारिस्थितिकी कंप्लीट करा दिया गया है, विश्व का भूगोल अभी हो रहा है। इसके बाद संविधान, भारतीय राज्य व्यवस्था कंप्लीट कराया जाएगा। उसके बाद जो है हिस्ट्री का सेगमेंट में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक होगा। और इस तरह से लगभग 6000 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पास पहुंच जाएगा, जो प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड है। और उसके बाद हम लोग कुछ वीडियो लेकर आएंगे जिसमें पूरे एनसीईआरटी बेस्ड सारे क्वेश्चंस जिसका कि एक्सपेक्टेशन है और जो आने की उम्मीद है उसको हम लोग 2 से 3 हज़ार क्वेश्चन में कंप्लीट कर देंगे। और इस तरह से आपके पास पूरे का पूरे प्रैक्टिस करने के लिए वैल्यूबल और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का लिस्ट होगा। आप 1, 2, 3 बार ज़रूर देख लें वीडियो को, उसका आपको ये PDF मिल जाएगा, उसका रिवीजन करते रहें, आपकी तैयारी एक उच्च स्तर पर होगी, याद रखेंगे। कहता है, निम्न में से कौन अंतरिक्ष शब्दावली से संबंधित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने में है। अगर आपने बाइट चुना है तो बिल्कुल ये कंप्यूटर से संबंधित है, ऑप्शन कंप्यूटर डी हो जाएगा। यह किसने सर्वप्रथम प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौरमंडल का केंद्र है और पृथ्वी परिक्रमा करता है? यह किसने बताया कि सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सौरमंडल के केंद्र में है, सूर्य जो है सौरमंडल के केंद्र में है, यह बात किसने बताया? अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर कोपरनिकस चुना है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। कोपरनिकस चुना है तो बिल्कुल सही है, कोपरनिकस ने बताया। अगला प्रश्न है कि किसने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है? सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करता है, सूर्य की परिक्रमा करता है। तो निकोलस कोपरनिकस ने बताया था ये बात, ऑप्शन ए हो जाएगा, कोपरनिकस ने बताया था। सौरमंडल में जो ग्रह की संख्या है वो कितनी है? तो सौरमंडल में ग्रह की संख्या 8 है, याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 है। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? याद रखेंगे, मंगल और यूरेनस के
बीच कौन सी ग्रह है? ऑप्शन आपके सामने में है, आपको बताना है कौन सा ऐसा ग्रह है जो मंगल। तो मैं आपको इस ग्रह का पूरे क्रम बताना चाहता हूँ। सबसे पहला बुध होता है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, उसके बाद शनि है, फिर यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। याद रखेंगे पहले प्लूटो था, लेकिन प्लूटो को हटा दिया गया 2006 में। 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और इसीलिए अब ग्रह की संख्या मात्र 8 है। ग्रह की संख्या मात्र 8 है, याद रखेंगे। इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में ग्रह की संख्या कितनी है। तो ग्रह की संख्या 8 है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, याद रहे। तो कहता है सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? तो मंगल और यूरेनस के बीच एक तो बृहस्पति है और एक शनि है। तो बृहस्पति और शनि ऑप्शन बी हो जाएगा, बृहस्पति और शनि ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखेंगे। पृथ्वी स्थित है, आपको पता है, एक तरफ मंगल है और एक तरफ शुक्र है। तो शुक्र और मंगल के बीच में स्थित है, क्योंकि ये हमारा पड़ोसी ग्रह भी है, याद रखेंगे। शुक्र और मंगल के मध्य ऑप्शन ए हो जाएगा। सूर्य के निकट का ग्रह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। सूर्य के निकट का ग्रह बुध होता है। बुध के बाद अगर ऑप्शन में ले तो क्वेश्चन है सूर्य के निकटतम ग्रह बुध है। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल। इस तरह से हमको क्रम याद होना चाहिए, जो कि हम थ्योरी में करवा चुके हैं। अगला है सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये तो नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है। सूर्य में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है, याद रखेंगे, नाभिकीय संलयन से उत्पन्न होती है। अगला है सूर्य ग्रहण कब होता है? याद रखेंगे, बहुत अच्छा प्रश्न है। सूर्य ग्रहण की स्थिति कब होता है? तो ये ऑप्शन है आपके पास और आपको बताना है। तो सूर्य ग्रहण जो है न्यू मून डे के अंदर होता है। न्यू मून डे अर्थात इसको हम लोग कह सकते हैं प्रतिपदा के समय होता है सूर्य ग्रहण, प्रतिपदा, न्यू मून डे। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी जो है 150 गुना 10⁻6 किलोमीटर है। 150 गुना 10⁻6 किलोमीटर है, ऑप्शन डी हो जाएगा। सूर्य ग्रहण कब होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, याद रखेंगे, मतलब चंद्रमा, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए। चंद्रमा जो है, चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाए तो हो जाता है सूर्य ग्रहण। तो चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक खगोलिक एकक औसत दूरी है, बहुत अच्छा है। एक खगोलिक एकक औसत दूरी है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर स्थित है, बिल्कुल। कहता है पृथ्वी जो है सूर्य से निकटतम दूरी पर किस तारीख को स्थित होता है, यही प्रश्न है। तो यह 3 जनवरी को होता है, 3 जनवरी को होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। सूर्य का आकार पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है? सूर्य का जो आकार है वो पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है, 109 गुना बड़ा है। मतलब पृथ्वी का आकार देख लीजिए, इसमें 109 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस साइज का सूर्य है। निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे कम समय में सूर्य का चक्कर लगाता है? सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में कौन लगाता है? कम समय में ये तो बुध लगाता है, सबसे कम 88 दिन में लगाता है, मात्र 88 दिन में लगाता है। बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है? तो 2 ऐसे ग्रह हैं जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है, एक तो बुध है और दूसरा शुक्र है। एक बुध है और दूसरा शुक्र है, ये दोनों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह किसको कहते हैं? तो ये शुक्र को कहते हैं, याद रखेंगे। तो गर्म ग्रह शुक्र को कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
सांझ का तारा जिसको इवनिंग स्टार कहते हैं शुक्र को ही कहते हैं। भोर का तारा शुक्र को ही कहते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन शुक्र को ही कहते हैं। मैगलन अंतरिक्ष यान किस ग्रह पर भेजा गया था, तो ये याद रखेंगे, मैगलन की बात हो रही है तो ये भी शुक्र पर ही भेजा गया था, शुक्र पर ही भेजा गया था। निम्न में से किसने सबसे पहले यह कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? किसने कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? यह सबसे पहली बार अरस्तु ने कहा था, याद रखेंगे। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम ग्रीन प्लेनेट है, ग्रीन प्लेनेट है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी का व्यास कितना है? 12,800 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर से भिन्न चंद्रमा का अभ्यंतर जो है वो है ऑप्शन श्यान द्रव हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। भूपर्पट्टी में बहुतायत में पाया जाने वाला जो रासायनिक तत्व है, भूपर्पट्टी में जो बहुत मात्रा में, उसको ऑक्सीजन कहते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी तक सूर्य का प्रकाश पहुंचता है, बिल्कुल पहुंचता तो है, कितना मिनट में? 8 मिनट में, ऑप्शन के हिसाब से बिल्कुल बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ग्रह पृथ्वी के निकटतम है? ऑप्शन आपके सामने में है, कौन सा ग्रह पृथ्वी का निकटतम है? पृथ्वी का जो निकट ग्रह है, ऑप्शन यही है, तो पृथ्वी के निकटतम में मंगल हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, ऑप्शन आपके सामने में है। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो ये सूर्य जो है सबसे नज़दीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? ऑप्शन आपके सामने में है, 365.25 दिन, 365.25 दिन, ऑप्शन बी हो जाएगा। अपने परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग किस माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाता है? तो लगभग जो है 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से चक्कर लगाता है, 30 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वी परिक्रमा करती हुई प्रति मिनट करीब करीब कितना दूरी तय करता है? 1 मिनट में, 1 मिनट में कितना दूरी तय करता है, यही प्रश्न है। पृथ्वी जो है लगभग 1 मिनट में कितना दूरी तय करता है, प्रश्न है, याद रखेंगे। क्वेश्चन है पृथ्वी परिक्रमा करते हुई प्रति मिनट करीब करीब कितना दूरी तय करता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे प्रति मिनट की बात कह रहा है तो 27.8 किलोमीटर जो है प्रति मिनट दूरी तय करता है, और ऐसा ऑप्शन में तो है ही नहीं। इसी कारण से इसमें से कोई विकल्प तो है नहीं ऐसा, तो इसका अगर आप देखेंगे तो 1 मिनट में 27.8 तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसको आप स्किप कर दें। ये नंबर आप अपने में जोड़ लीजिए कि आपका ये नंबर आ रहा है, चूँकि ऑप्शन में ऐसा नहीं है, लेकिन इसका एग्जैक्ट उत्तर होगा 27.8 किलोमीटर, 27.8 किलोमीटर प्रति मिनट हो जाएगा। पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा की परिधि है वो कितना है? बहुत अच्छा प्रश्न है। भूमध्य रेखा की परिधि जो है वो 40,000 हो जाएगा, 40,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिन रात जो होता है, क्वेश्चन ये है दिन रात जो होता है वो किस कारण से होता है? ऑप्शन आपके सामने में है, यह भू परिक्रमण के कारण होता है। भू परिक्रमण याद रखना, भू परिक्रमण भी है और परिभ्रमण भी है, तो उत्तर हो जाएगा भू परिभ्रमण, याद रखना, भू परिभ्रमण हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। दिन रात किस कारण से होता है वो ऑप्शन पूछ रहा है, तो उत्तर हो जाएगा भू परिभ्रमण, ऑप्शन बी हो जाएगा, बी। इस पर मैं एक बार फिर से जोड़ देना चाहता हूँ, दिन रात जो होता है वो भू परिभ्रमण के कारण होता है, याद रखेंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन नेक्स्ट प्रश्न है, जब दिन रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरण सीधी पड़ती है। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो सूर्य की किरण सीधी पड़ती है कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर पड़ती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। पृथ्वी
ग्रह की संरचना में जो मेंटल के नीचे अर्थात मेटल के नीचे क्रोड किसका बना होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। क्रोड जो होता है, क्रोड जो है निकेल और फेरस का बना होता है। क्रोड जो है वो निकेल और फेरस का बना होता है। इस हिसाब से निकेल ऑप्शन में नहीं है तो फेरस हो जाएगा, Fe हो जाएगा। तो बिल्कुल आपका उत्तर यह सही है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन का मान और झुकाव के बराबर है। यह ग्रह कौन सा है? तो यह ग्रह मंगल है। मंगल के बारे में ये बात कहा जा रहा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए निम्न में से कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? ऑप्शन आपके सामने पर है, सबसे सुसंगत है। अगर आपने बर्फ छत्रकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति मारा तो बिल्कुल आपका सही है। मंगल पर बर्फ और हिम शीतित जल उपस्थित है। तो पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है क्योंकि यहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। ऐसा कौन सा ग्रह के बारे में कहा जा रहा है? ये मंगल भी हो जाएगा। और याद रखेंगे चंद्रमा अर्थात याद रखेंगे यूरोपा, बृहस्पति का जो चंद्रमा है उपग्रह जो है इसका भी बात हो सकता है। इसका उत्तर मंगल भी हो सकता है और बृहस्पति का उपग्रह मतलब चंद्रमा जो यूरोपा जो है इसके बारे में हो सकता है। इसका उत्तर बी सी दोनों होगा। कहता है फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर किस तिथि को उतरा था? तो यह उतरा था 26 मई 2008 को। 26 मई 2008 को ऑप्शन हो जाएगा डी। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज की एक वैज्ञानिक ने की थी। क्वेश्चन है किस एक वैज्ञानिकों ने की थी? इसका नाम है गैलीलियो, याद रखेंगे, ऑप्शन बी हो जाएगा। सौरमंडल में सबसे बड़ा और भारी ग्रह कौन सा है? सौरमंडल में सबसे बड़ा और भारी ग्रह जो है उसका नाम है बृहस्पति, ऑप्शन ए हो जाएगा। सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? कौन इसमें से सबसे अधिकतम समय लेता है? तो अगर आपने इसका उत्तर बृहस्पति चुना है तो बहुत अच्छा, बहुत उत्तर सही है क्योंकि इसको 11 लगभग पौने 12 वर्ष लग जाता है, 12 वर्ष के लगभग। तो ऑप्शन के हिसाब से यह बिल्कुल सही है, बृहस्पति हो जाएगा। बृहस्पति का विलय होता है, बहुत अच्छा है, जो इसका होता है वो सिलिकेट का बना होता है। जो वलय बृहस्पति का जो वलय होता है, बृहस्पति का जो वलय होता है वो होता है सिलिकेट का बना, ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्रकृति उपग्रह या चंद्र है? तो अगर आपने शनि चुना है तो बिल्कुल सही है, प्राकृतिक उपग्रह सबसे ज़्यादा, तो ये शनि सही है, याद रखेंगे। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है? शनि जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लगभग 29.5 वर्ष का समय ले लेता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। किस ग्रह के चारों ओर वलय है? किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो शनि के चारों ओर जो है वो वलय है, ऑप्शन ए हो जाएगा। शनि ग्रह ऑप्शन क्वेश्चन है, शनि ग्रह ये नेपच्यून से गर्म है, नेपच्यून से गर्म है, ऑप्शन सी हो जाएगा। टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह है किसका? तो टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है, याद रखेंगे। यूरेनस सूर्य के चारों ओर की परिक्रमा करने में कितना समय ले लेता है? यह 84 वर्ष ले लेता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। वर्ष दीर्घतम होता है प्लूटो पर सबसे बड़ा वर्ष होता है, लेकिन ऑप्शन में उस समय प्लूटो 2006 में ग्रह के तौर पे था, लेकिन अब 2006 से ये ग्रह के तौर से हट गया है। तो अगर आप देखेंगे तो पहले बुध होता है,
फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो वरुण पर हम चले जाएंगे, लेकिन अभी उसके बाद था तो प्लूटो, तो हम लोग प्लूटो का देखते थे। अब प्लूटो नहीं रहा तो सौरमंडल के सबसे जो ठंडा ग्रह है वो कौन सा है? तो सौरमंडल का जो सबसे ठंडा ग्रह है, याद रखेंगे, वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपके सामने में है, वो हो जाएगा नेपच्यून। याद रखेंगे, नेपच्यून हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सबसे दूर स्थित जो ग्रह है, ये याद रखेंगे, ये हो जाएगा कभी वरुण कभी यम। तो ऑप्शन में ये देखना है कि वरुण होगा। क्यों? क्योंकि अब यम को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है, तो वरुण हो जाएगा। निक्सा एवं हाइड्रा चंद्रमा है। निक्सा और हाइड्रा किसका उपग्रह है? ये प्लूटो का उपग्रह है। निक्सा और हाइड्रा ये प्लूटो का उपग्रह है। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा, कब रखा था मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम? 1969 ईस्वी को रखा, 1969 ईस्वी को रखा, याद रखेंगे। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर है। कौन सी परिस्थिति में चंद्रग्रहण होता है? ऑप्शन आपके सामने में है, किस परिस्थिति में चंद्रग्रहण होता है, ये प्रश्न है। कौन सी परिस्थिति में चंद्रग्रहण होता है? चंद्रग्रहण की बात पूछ रहा है। ये तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है। हाँ, लेकिन कब होता है? जब पूर्ण चंद्र होता है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच कोण कितना डिग्री का बनाता है? उस स्थिति में याद रखेंगे, जब अर्धचंद्र होता है तो 90 डिग्री का कोण बनाता है। 90 डिग्री का कोण ऑप्शन बी हो जाएगा। ब्लू मून क्वेश्चन है कि ब्लू मून परिघटना कब होती है? तो जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो। जब एक ही माह में 2 पूर्णिमा हो तो उसको ब्लू मून परिघटना कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका क्या होगा? जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उस स्थिति में उसका जो भार है वो घट जाता है, उसका भार घट जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ध्यान देंगे कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? चंद्रमा की पृथ्वी से जो दूरी है वो 364,000 किलोमीटर है। ऑप्शन ए हो जाएगा। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड है, ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वह है। तो यह क्वेश्चन बड़ा अच्छा है कि सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय तो पिंड है और ये जिसके बीच पाया जाता है वह कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने में है, तो वह हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। तो जितने भी क्षुद्र ग्रह हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच, ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। कहता है हेल बॉप किसका नाम है? हेल बॉप किसका नाम है? तो यह एक पुच्छल तारा है, याद रखेंगे, यह एक पुच्छल तारा है। अगला क्वेश्चन है, शूमेकर लेवी 9 धूमकेतु किस ग्रह से टकराया था? यह जो है बृहस्पति से टकराया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। उल्का क्या है? तो बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में जो प्रविष्ट हुआ द्रव है उसी का अंश को उल्का कहते हैं, उसी के टुकड़ा को उल्का। ऑप्शन बी हो जाएगा। एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वह है 45 डिग्री दक्षिण हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है? कौन सा एक ग्लोब पर बृहत वृत्त नहीं है? तो उत्तर हो जाएगा 60 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा। 60 डिग्री उत्तर अक्षांश रेखा, ऑप्शन डी हो जाएगा। यह बृहत
वृत्त नहीं है। अगला है कि प्रधान याम्योत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? इसको अंध महासागर में कह सकते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, अंध महासागर में कह सकते हैं। निम्न नगर में से कौन दूरतम उत्तर में स्थित है? कौन सा ऐसा नगर है जो दूरतम उत्तर में स्थित है? तो यह ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो रोम आ जाएगा उत्तर। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, सही बात है। तो उस स्थिति में वह 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर हो जाएगा। 30 डिग्री पूर्वी देशांतर, ऑप्शन बी हो जाएगा। यदि 2 स्थान की स्थिति में 90 डिग्री देशांतर का अंतर है, 2 स्थान के बीच में 90 डिग्री का अंतर है, तब दोनों स्थान के बीच में कितना समय का अंतर होगा? 3 घंटा का अंतर हो जाएगा। याद रखेंगे कितना देर का अंतर हो जाएगा, क्योंकि 90 डिग्री देशांतर की बात कर रहा है तो 15 छा के 6 घंटा का अंतर हो जाएगा। चूँकि 15 डिग्री पर 1 घंटा होता है तो 15 छा के 90, 6 घंटा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण भारत की किसी एक याम्योत्तर में दिखाई देगी। किसी एक याम्योत्तर में, तो 75 डिग्री पूरब में दिखाई देगी। कि किस में दिखाई देगी, ऑप्शन है। तो अगर आपने 180 डिग्री के हिसाब से क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। प्रश्न है कि नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की प्रथम किरण, यही है ना? तो 93.5 डिग्री पूरब है क्या ऑप्शन में? तो बिल्कुल है, 93.5 मतलब 93.30 पूरब, ऑप्शन डी हो जाएगा। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का जो आधार है वो क्या होता है? तो उसका आधार होता है प्रधान मध्याह्न रेखा। प्रधान मध्याह्न रेखा, ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रधान मध्याह्न याम्योत्तर नहीं गुजरती है। इसमें से किससे याम्योत्तर नहीं गुजरती है? याद रखेंगे, जो प्रधान याम्योत्तर नहीं गुजरती है वो नाइजर से नहीं गुजरती है। नाइजर से नहीं गुजरती है। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। ऑप्शन आपके सामने में है कि ग्लोबों पर 2 स्थान के बीच न्यूनतम दूरी नहीं होती है। ऑप्शन आपके सामने में है, आपको बताना है नहीं होती है। अगर आपने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर चुना है तो बिल्कुल सही है। किसी जहाज़ को सबसे कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए किसे मार्ग बनाना चाहिए जो आसान रहेगा? तो इस रूप में अगर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना चाहता है तो देशांतर को मार्ग बनाना चाहिए। देशांतर को मार्ग बनाना चाहिए, याद रखेंगे। निम्न में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? तो आपके पास ऑप्शन है, समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है। अगर आपने मानक समय चुना है तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन सी इकाई नहीं है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? याद रखेंगे, पृथ्वी की भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो 12,000 या क्या हो जाएगा? पृथ्वी की भूमध्य रेखा की जो लंबाई है वो 40,000 किलोमीटर हो जाएगा। 40,000 किलोमीटर हो जाएगा। निम्न समूहों में से किस एक के देशों में से भूमध्य रेखा गुजरती है? ऑप्शन आपके सामने में है। भूमध्य रेखा किससे गुजरती है? तो अगर आपने कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया टिक लगाया है, कोलंबिया, केन्या, इंडोनेशिया, तो आपका उत्तर सही है। मैंने आपको पढ़ाया था कि भूमध्य रेखा साओ टोम प्रिंसिप से गुजरता है, कांगो से, युगांडा से, सोमालिया से, इंडोनेशिया से, इक्वाडोर से, ब्राज़ील से गुजरेगा, गेबन से गुजरेगा, केन्या से, मालदीव से, किरिबाती से, कोलंबिया से और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य से। इसका थ्योरी मैं पढ़ा चुका हूँ। फिर भी अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप एक बार फिर से थ्योरी देख लीजिएगा, बाकी इसका प्रैक्टिस कर लेना। भूमध्य रेखा, लास्ट प्रश्न है, निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? अभी जितना नाम बताया उसमें से कौन सा देश नहीं है? अगर आपने मैक्सिको देखा है तो मैक्सिको से नहीं गुजरती है, याद रखेंगे। बाकी इंडोनेशिया, ब्राज़ील, केन्या ये सबसे गुजरती है। इस तरह से हम लोगों का ज्योग्राफी का 100 प्रश्न कंप्लीट होता है। अगला टेस्ट में हम आप लोग से फिर मिलेंगे। बहुत सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। ईश्वर आपको सफल करे।